नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला पार्ट 6 प्राणियों का वर्गीकरण शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है सजीवों का वर्गीकरण सबसे पहले हम देखेंगे। हमने पिछले क्लासों में 9th में जो है वनस्पतियों का वर्गीकरण पढ़ा है, 8th में, 7th में, सब में जो है सजीवों का वर्गीकरण ये पढ़ चुके हैं हम। और अब जो है हम प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस पार्ट में कौन कौन सा पोर्शन 25% जो पोर्शन कम हुआ है वो कौन कौन सा आपको नहीं पढ़ना है ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जहाँ मैंने रेड क्रॉस किए हैं वो पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर केवल एक यही है कि आप किन निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है वर्गीकरण के लिए, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए ये पूरे दो नीचे के पैराग्राफ ये पूरा कट हो गया है, ये पढ़ना है आपको। ये पूछा जाता है परीक्षा में, वर्गीकरण के लाभ। इसके बाद नीचे का ये पोर्शन नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद ये पूरा ही पेज लगभग नहीं है। इसके बाद ये भी पेज पूरा ही नहीं पढ़ना है, इसमें से आएगा नहीं, कुछ पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये ऊपर का ये भी पोर्शन नहीं पढ़ना है। अब यहाँ से आपका पढ़ना चालू होगा। यहाँ से रंध्रीय प्राणी संघ है, इसमें ये जो बॉक्स है वो नहीं पढ़ना है। क्या आप जानते हैं, आपने सुना है, वो अद्भुत है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है। ये इसमें भी ये जितने बॉक्स है, पहले बॉक्स के ही सारे प्रश्न आते थे, अब वही कट हो गए हैं, बाकी जनरल आएंगे आपको प्रश्न। ये देखिए ये बॉक्स ये नहीं आएगा, इसमें भी ये नहीं आएगा। ये पूरा पढ़ना है, ये भी पूरा पढ़ना है। इसमें केवल नीचे के ये दो बॉक्स में नहीं पढ़ना है, और ये लास्ट का भी ये नहीं पढ़ना है। इस तरह से इतना आपका 25% पोर्शन कम हो गया है। अब हम शुरू करते हैं बच्चों सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण ये इस तरह से आपको आ सकता है, और इसको आपको भरना होंगे बॉक्स जितने होंगे, रिक्त स्थान भर के आपको पूरा करना होगा। ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। अगर 4 खाली होंगे तो 2 मार्क्स का होगा, अगर 6 खाली होंगे तो 3 मार्क्स का आ सकता है। तो यहाँ देखिए सजीव कितने प्रकार के, दृश्य केंद्र की, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की होते हैं। मतलब जिनमें कोशिका अंगक स्पष्ट दिखाई नहीं देते, और दृश्य केंद्र की में कोशिका अंगकों के ऊपर आवरण पाया जाता है जिससे वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब आदि केंद्र की जो है, इसमें जगत मोनेरा आते हैं, और इसके अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीवों का समावेश होता है, जीवाणुओं का समावेश होता है, ये जीवाणु आएंगे इसके अंतर्गत। दृश्य केंद्र की 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव होते हैं। एक कोशिकीय सजीव जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकीय सजीव में जगत प्रोटिस्टा आता है, इसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम इसका समावेश होता है। बहुकोशिकीय सजीवों में 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिका भित्ति युक्त, मतलब जिनके कोशिका पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और दूसरा कोशिका भित्तिहीन या कोशिका भित्ति विहीन। अब कोशिका भित्ति युक्त कौन होते हैं, वनस्पतियां होती हैं। तो कोशिका भित्ति युक्त ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वयं पोषी होते हैं, दूसरे परपोषी होते हैं। स्वयं पोषी में वनस्पति जगत आता है, और इसमें सारी वनस्पतियों का समावेश होगा। और परपोषी में कवक जगत आता है, ये कुकुरमुत्ता दिखाया है, कवकों का समावेश इसके अंतर्गत आता है। फिर कोशिका भित्ति विहीन, मतलब आपको मालूम है कि प्राणी कोशिका के में ऊपर जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसके अंतर्गत प्राणी जगत आएंगे। इसमें सारे प्राणियों का समावेश होता है प्राणी जगत के अंतर्गत।
तो अब जो है हमें इस वर्ष प्राणी जगत का ही वर्गीकरण पढ़ना है। आपने अपने परिसर में बच्चों बहुत सारे प्राणी देखे होंगे। कुछ प्राणी बहुत छोटे होते हैं तो कुछ प्राणी बहुत बड़े होते हैं। कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। कुछ प्राणी रेंगते हैं तो कुछ पानी में तैरते हैं या कुछ हवा में उड़ते रहते हैं। कुछ प्राणियों के त्वचा पर शल्क होते हैं तो कुछ के त्वचा पर परों का आवरण पाया जाता है। कुछ के पंख पाए जाते हैं या बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है प्राणियों के संदर्भ में अलग अलग विविधताएं दिखाई देती हैं। अभी अभी किए गए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 70 लाख प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां मौजूद है, ऐसा अंदाज है। प्रत्येक प्रजाति का अध्ययन करना बिल्कुल असंभव है, परंतु यदि प्राणियों की समानता और असमानता के आधार पर समूह और उप समूह तैयार किए जाएं, जैसे यहाँ पर तैयार किए गए हैं, तो जो है बड़ी संख्या में उपलब्ध प्राणियों का अध्ययन करना आसान होगा। इस प्रकार प्राणियों के अध्ययन में आसानी हो, इसलिए प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब बच्चों प्राणी जगत का प्रचलित वर्गीकरण यहाँ पर दिखाया गया है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। इस पर कई प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्राणी जगत जो है इसको 2 उपजगत में बांटा है। उपजगत असमपृष्ठरज्जु प्राणी और उपजगत समपृष्ठरज्जु प्राणी होते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको असमपृष्ठरज्जु और समपृष्ठरज्जु प्राणी, इसमें अंतर भी पूछा जाता है। तो इनकी विशेषता क्या है? असमपृष्ठरज्जु प्राणियों के शरीर में पृष्ठरज्जु रीढ़ की हड्डी जो है नहीं पाई जाती है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र नहीं होते हैं। तंत्रिका रज्जु होगा तो वह युग्मक होगा, ठोस होगा और शरीर के अधर तल पर होता है। और हृदय होगा तो शरीर के पृष्ठतल पर होता है। ये असमपृष्ठरज्जु प्राणियों की विशेषताएं हैं। और समपृष्ठरज्जु प्राणी की विशेषता यहाँ पर देखिए, शरीर में पृष्ठरज्जु नामक अवयव पाया जाता है। श्वसन के लिए क्लोम छिद्र पाए जाते हैं या क्लोम दरारें पाई जाती हैं। तंत्रिका रज्जु एक ही खोखली और शरीर के पृष्ठ भाग में होती है और हृदय शरीर के अधर तल पर होता है। असमपृष्ठ रज्जु में शरीर के पृष्ठ तल पर होता है और समपृष्ठ रज्जु में हृदय शरीर के अधर तल पर होता है। असमपृष्ठरज्जु प्राणी अर्थात इनको अमेरुदंडीय प्राणी भी कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। इनका 10 संघों में विभाजन किया गया है। ये 10 संघ कौन से हैं? आदिजीवी अर्थात प्रोटोजोआ, छिद्रधारी पॉरीफेरा, फिर अंतर्गुहीन, इसको सिलेंट्रेटा या निडारिया भी कहते हैं। फिर चपटे कृमि, प्लैटीहेल्मिन्थिस कहते हैं। गोल कृमि या सूत्रदेही एस्केल्मेंथिस कहते हैं। फिर सखंड कृमि छठवा, इसको एनिलिडा कहते हैं। संधिपाद, इसको आर्थ्रोपोडा। मृदु काय कवचधारी मतलब मॉलस्का कहते हैं इसको। कांटेदार त्वचा वाले प्राणी एकाइनोडर्मेटा। और अर्धमेरुदंडीय या सामीरज्जुमंत प्राणी भी कहते हैं, इसको हेमिकॉर्डेटा भी कहते हैं। ये 10 संघों के नाम बच्चों आपको याद करने हैं और इसके प्रत्येक का एक एक कम से कम उदाहरण याद करना है प्राणियों का, जिससे कि उसको देखकर आप प्रत्येक संघ की विशेषताएं आसानी से बता सकते हैं। इन संघों के नाम के आधार पर ही जो है इनकी विशेषता होती है। इनमें जो प्राणी समाविष्ट किए गए हैं उनकी विशेषता होती है। अब यहाँ हम देखेंगे उपजगत समपृष्ठरज्जु प्राणी। सभी समपृष्ठरज्जु प्राणियों का समावेश एक ही संघ में किया गया है और उस संघ का नाम भी समपृष्ठरज्जु प्राणी संघ ऐसा रखा गया है। समपृष्ठरज्जु संघ के प्राणी का 3 उपसंघों में विभाजन किया गया है। ये 3 उपसंघ अर्थात यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा है।
अब वर्टिब्रेटा जो है इसको इस उपसंग का 6 वर्गों में विभाजन किया गया है। 6 वर्ग कौन से हैं? सबसे पहला है चक्रमुखी है, दूसरा मत्स्य वर्ग, तीसरा उभयचर वर्ग, फिर चौथा सरीसृप वर्ग, पांचवा पक्षी वर्ग और छठवा सस्तन वर्ग या स्तनधारी प्राणी वर्ग कहलाता है। अब बच्चों हम एक एक संघ की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला संघ है रंध्रीय संघ के प्राणी या छिद्रधारी छिद्रधारी प्राणी, ये संघ के प्राणी, ठीक है। रंध्रीय प्राणी संघ, इसका उदाहरण है स्पॉन्जिला और दूसरा साइकॉन स्पंज, ये इसके चित्र दिखाए हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये सबसे सरल प्रकार की रचना वाले प्राणी हैं। इन्हें स्पंज कहते हैं। इनके शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जो है ऑस्टिया या ऑस्क्यूला कहते हैं। ऑस्टिया और ऑस्क्यूला कहते हैं ये जो छिद्र होते हैं बारीक बारीक। ये जलचर होते हैं, अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। मुख्यतः इन सभी प्राणियों का शरीर असममिति वाला होता है। इन प्राणियों के शरीर में विशिष्ट प्रकार की कॉलर कोशिका पाई जाती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? कॉलर कोशिका पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये प्राणी इनके प्राणियों के शरीर में पानी प्रवाहित होता है इस कॉलर कोशिका के कारण। ये प्राणी किसी आधार तल से संलग्न होने के कारण इनमें प्रचलन नहीं होता, किसी स्थिर आधार पर ये स्थिर रहते हैं। स्थानबद्ध प्राणी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। इनके स्पंज जैसे शरीर में कंटिका या शूक अथवा स्पॉन्जिन के तंतुओं का आधार पाया जाता है। कंटिका कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने होते हैं। ये कंटिका इनके शरीर द्वारा लिए गए पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और पोषक द्रव्यों का वे पोषण करते हैं। और ऑस्टिया नामक छिद्र द्वारा पानी शरीर के अंदर जाता है और ऑस्क्यूला नामक छिद्र द्वारा पानी शरीर से बाहर निकलता है। ऑस्टिया से अंदर जाता है और ऑस्क्यूलम से बाहर निकाला जाता है। इनमें प्रजनन की क्रिया मुकुलन इस अलैंगिक पद्धति से अथवा लैंगिक पद्धति से होती है। इसी के साथ इनमें बड़े पैमाने पर पुनरुद्भवन क्षमता भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए साइकॉन, यूस्पोंजिया स्नान छिद्रिष्ट बोलते हैं, हायालोनिमा, यूप्लेक्टेल आदि ये उदाहरण इनके होते हैं। स्पंज साधारणतः गोलाकार प्राणी होते हैं। इनका शरीर मुख्यतः स्पंजिन नामक प्रथिन तंतुओं से बना होता है। जल धारण करने की क्षमता होती है। पुराने समय में स्नान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। इसी प्रकार लोड तख्त बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। कार्यालयों में टिकटों को चिपकाते समय इन्हें गीला करने के लिए उपयोग में लाते थे अथवा कागज और नकली नोटों को गिनने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। दूसरा संघ आता है बच्चों सिलेंट्रेटा, जिसे निडारिया संघ के प्राणी भी कहते हैं। इसके उदाहरण है जलव्याल मतलब हाइड्रा, दूसरा है कोरल और तीसरा है सी एनेमोन। इनके 3 उदाहरण याद रखेंगे। हाइड्रा, इसको हिंदी में जलव्याल कहते हैं, कोरल और सी एनेमोन। इनकी विशेषता क्या है? इन प्राणियों के शरीर का आकार दंडाकृति होता है अथवा ये छतरी के समान जो है होता है। दंडाकृति शरीर होने पर बहुशुंडक और छतरी के आकार का होने पर छत्रिका इसको कहते हैं। ये सभी जलचर होते हैं, मुख्यतः समुद्रवासी होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ थोड़े ही प्राणी मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर अरीय सममिति और द्विस्तरीय कोशिका वाला होता है। इनके मुख के आसपास ये दंश पेशी युक्त ये स्पर्शिकाएं पाई जाती हैं। स्पर्शिकाओं का ये उपयोग भक्षों के शरीर में विष का
स्पर्शिकाओं का उपयोग काय के लिए करते हैं? भक्ष्य पकड़ने के लिए करते हैं, या फिर जो है ये दंश पेशियां भक्ष्यों के शरीर में विष का अंतःक्षेपण करती हैं। इनका उपयोग स्वयं के संरक्षण के लिए भी ये करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा है, कोरल्स है, सी एनिमोन्स है, समुद्र फूल है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया, जेलीफिश, आरेलिया, प्रवाल जिसको कोरल्स कहते हैं, इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला आता है चपटे कृमि प्राणियों का संघ। इसमें इसका उदाहरण क्या है? लिवर फ्लूक, दूसरा जो है प्लानेरिया, और तीसरा पट्टकृमि या इसको फीता कृमि भी कहते हैं। अब इन प्राणियों की विशेषता क्या होती है? इनके नाम के आधार पर चपटे कृमि मतलब इनका शरीर कैसा होगा? चपटा होता है। इनका शरीर दुबला पतला और पत्तियों जैसा अथवा पट्टी के जैसा चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि प्राणी कहते हैं। अधिकतर प्राणी अंतःपोषी होते हैं, मतलब शरीर के दूसरे प्राणियों के शरीर के अंदर रह के पोषण प्राप्त करते हैं, परंतु कुछ स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले पानी में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर देह गुहाहीन होता है। इनमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। ये प्राणी त्रिजनन स्तरीय वाले होते हैं। इनका शरीर बहिर्जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंतःजनन स्तर, इस प्रकार 3 जनन स्तरों से बना होता है। ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही प्राणी के शरीर में नर और मादा दोनों ही प्रजनन संस्थान पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिवर फ्लूक, फीता कृमि और प्लानेरिया आदि है। इसके बाद बच्चों अगला आता है गोल कृमि प्राणी संघ। ये गोल कृमि संघ के प्राणी एस्केलमेंथिस भी इनको बोलते हैं। उदाहरण के लिए एस्केरिस है। यहाँ ये पेट के परजीवी होते हैं। पेट में पाए जाने वाले जो कीड़े होते हैं वो बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े सांप तक के भी जो है ये पेट में पाए जाने वाले कीड़े होते हैं। छोटे बच्चे मीठा खाते हैं ज़्यादा, तो छोटे बच्चों के भी पेट में अधिकांशतः पाए जाते हैं। इन प्राणियों के शरीर बेलनाकार होता है, बिल्कुल बारीक धागे जैसा होता है अथवा दंड गोलाकार होता है, इसीलिए इनको गोल कृमि कहते हैं। ये प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले होते हैं अथवा अंतः परपोषी होते हैं, मतलब दूसरे प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्राणी ये जलचर या भूचर हो सकते हैं। इन प्राणियों का शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है। इनके शरीर पर नकली देह गुहा होती है। केवल इसी संघ के प्राणी जो होती है इनके शरीर में नकली देह गुहा होती है। इन कृमियों का शरीर अखंडित होता है, मतलब खंड नहीं पाए जाते इनके शरीर में। इसके आसपास एक उपचर्म होता है। ये प्राणी एकलिंगी होते हैं, मतलब नर प्राणी अलग होते हैं और मादा प्राणी अलग होते हैं। यहाँ पर देखिए एस्केरिस दिखाया है। नर छोटा होता है, इसको पहचानते कैसे हैं? हमारे लैब में भी जो है इसका स्पॉट रखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। नर छोटा होता है और मादा बड़ा होता है, और नर का जो पिछला सिरा जो होता है मुड़ा हुआ होता है थोड़ा। यही इसकी पहचान होती है कि नर और मादा को पहचाना जा सकता है एस्केरिस को। उदाहरण के लिए एस्केरिस है, फाइलेरिया हाथी पाव का जो परजीवी है, लोआ जो आंख का परजीवी है, ये सब गोल कृमि संघ के प्राणी के उदाहरण है। जो आपको आज इतना ही पढ़ेंगे, और जो आज आपको वर्गीकरण पढ़ाया है वो वर्गीकरण आपको याद करना है, और 4 संघ के प्राणियों की विशेषताएं बताई हैं, तो वो भी विशेषताएं आपको याद करनी है, उदाहरण याद करनी है। आज इतना ही, धन्यवाद।